अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही हूँ फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के कुछ रीजनिंग के सवाल, रिक्वेस्टेड रीजनिंग थे। पहला सवाल हमारे पास था वाई सिल्वर फिश आर प्लेस्ड इन सिल्वर फिश इज़ प्लेस्ड इन क्लास इंसेक्टा वेयर एज प्रॉन्स आर प्लेस्ड इन क्लास क्रस्टेशिया। तो अर्थ्रोपोड या फिर किसी भी फाइलम के अंदर जो मजीद क्लासेस बनाई गई थी वो इसी बेसिस पे बनती हैं, या जो भी ग्रुपिंग होती है इवन फाइलम के अंदर भी, तो वो इसी बेसिस पे होती है कि कुछ उनके भी जो फाइलम के अंदर भी जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है वो भी कुछ एक दूसरे से कुछ ज़्यादा मिल रहे होते हैं और कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो उनकी भी सिमिलैरिटी, बहुत सारी कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम उनको मजीद क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से जो क्लास इंसेक्टा थे उनको हेक्सोपोडा भी कहते थे, यानी उनके पास 6 लेग्स होती थी, जो कि बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ लेग्स वाले जो भी ऑर्गेनिज्म थे उन सबको हमने अर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास इंसेक्टा के अंदर रख दिया था। इसी तरह से जो प्रॉन्स थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, उनके पास थे 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लासेस की, लिखनी भी होती हैं, याद करनी होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे यही इसका रीज़न था, यही रीज़न होना चाहिए कि जो क्लास इंसेक्टा के अंदर है वो 3 पेयर ऑफ लेग्स वाले थे इसलिए उसके अंदर था, और जो प्रॉन्स थे उनके पास 5 पेयर ऑफ लेग्स थे इसलिए उनको क्लास क्रस्टेशिया के अंदर रखा गया था। बाकी क्लासेस की भी इसी तरह से पेयर ऑफ लेग्स और बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो वाली बात भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल था डू मोनोन्यूक्लियोटाइड वर्क इंडिपेंडेंटली एज हेरिडिटरी मटीरियल, और ये तो सवाल पूछा हुआ था वाई, अगर है या नहीं है तो क्यों नहीं है, जो भी इसका रीज़न है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बेसिकली बना रहे होते हैं डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, यानी मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बेसिक यूनिट्स होते हैं, उससे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बन रहा होता है, डीएनए बन रहा होता है, आरएनए बन रहा होता है। वो उसमें किस तरह से होते हैं कि उसकी मोनोन्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। उन चेन्स के अंदर जो मोनोन्यूक्लियोटाइड की बेसिक की स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं, उन बेसिस की जो सीक्वेंसेस होती हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, वो एक्ट करती हैं एज अ हेरिडिटरी मटीरियल जो कि जीन्स थी। तो जाहिर सी बात है, इससे साबित हो रहा है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड अकेला जो होता है वो हेरिडिटरी मटीरियल के तौर पे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कि इट डज़ नॉट वर्क या डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली एज हेरिडिटरी मटीरियल। क्यों, इसका फिर रीज़न क्या हो जाएगा, यही क्योंकि ये लिंक्ड नहीं होता आरएनए या डीएनए के साथ। जब तक लिंक नहीं होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की शक्ल में नहीं होगा, तो ये एक्ट नहीं कर सकता, मतलब जीन्स नहीं बनाएगा। एक तरह से जीन्स एक्ट करती हैं हेरिडिटरी मटीरियल के तौर पे। तो एक मोनोन्यूक्लियोटाइड से जीन नहीं बनेगी, एक से ज़्यादा फ्यू मोनोन्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे जीन को बनाने के लिए या हेरिडिटरी मटीरियल के तौर पे इनको काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा अगर ये इससे लिंक नहीं होते डीएनए आरएनए से, तो ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सेल के अंदर, जैसे एटीपी होता है एक मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये आपको याद रखनी थी एग्जाम्पल। उसके बाद अगला सवाल था वाई लिम्फ नोड एक्ट्स एज अ फिल्टर टू ट्रैप फॉरेन बॉडीज इन द लिम्फ। तो उसका एक लाइन में जवाब होता है क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर और बाकी जितने भी सारे लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर जो भी चीज़ आ जाती है सबके अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट्स होते हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं। खास करके लिम्फ नोड के अंदर जो होते हैं इस तरह के फेगोसाइटिक सेल्स यानी कि माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब भी लिम्फ उसमें से पास होता है तो उसके जो लिम्फ नोड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर जो माइक्रोफेजेस के टिश्यू के अंदर जो रखे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, आने वाले लिम्फ से जो है वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है जो हार्मफुल है उसको ट्रैप करते हैं, वहीं पे जो है वो उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो भी लिम्फ जो है वो यहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये लिम्फ नोड के अंदर यहाँ से इसकी एफरेंट से जो लिम्फ आ रहा है और जब वो यहाँ से पास होगी ईफरेंट से जाएगा, तो यहाँ से आने में उसके अंदर बहुत सारी टॉक्सिन्स थे फॉरेन मटीरियल से, लेकिन जब वो यहाँ से पास होगा तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के सोल्जर्स प्रेजेंट है जो डिफेंड करेंगे, जो उसकी फेगोसाइटोसिस करेंगे, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स उसको ट्रैप कर लेंगे और एक तरह से जब यहाँ से लिम्फ गुजरेगा तो पूरा फिल्टर हो चुका होगा। तो इसका रीज़न क्या है कि इनके पास फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का ये काम करा रहे थे लिम्फ की। उसके बाद अगला सवाल था कि बाय वेंटिलेशन इन फ्रॉग इज टर्म्ड एज पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। सॉरी, ये दोनों जो है वो अलग टर्म्स है, साथ ये इस तरह का रीज़न साथ तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, अलग अलग पूछेंगे, या तो पूछेंगे कि उसको पॉजिटिव प्रेशर क्यों कहते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि उसको इनकम्प्लीट वेंटिलेशन क्यों कहते हैं। तो उसको पॉजिटिव प्रेशर इसलिए कह रहे थे क्योंकि फ्रॉग क्या करता है कि वो अपने माउथ के अंदर जो होता है वो प्रेशर को बढ़ा लेता है एटमॉस्फेयर से, यानी इस तरह से करता है कि वो पहले एयर को अपने माउथ के अंदर लेता है, उसके बाद जो अपनी उसकी नेयर्स होती हैं, जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, उनको बंद कर लेता है, जिसकी वजह से उसके माउथ के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली लो हो जाता है, माउथ के अंदर जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब यहाँ प्रेशर बढ़ता है तो इनका जो बकल फेरेंजियल फ्लोर होता है, बको फेरेंजियल फ्लोर होता है, वो बढ़ता है, वो राइज़ करता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर पड़ता है और फिर यहाँ से हवा जो होती है वो इनके लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो यानी क्या करता है कि एक तरह से ये अपने अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, अपने माउथ के अंदर जो प्रेशर को बढ़ाता है। इस प्रेशर को बढ़ाने को एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक, इसको हम पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हैं। इसका जो होता है वो अपोजिट होता है ह्यूमंस के अंदर, दूसरों के अंदर, कि जो अपनी थोरेसिक कैविटी के प्रेशर को कम कर लेते हैं ताकि वो एयर को सक कर सकें।
ठीक है। उसके बाद था कि इसको इनकम्प्लीट वेंटिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एयर इनके लंग के अंदर एंटर करती है वो कभी भी कम्प्लीटली यहाँ से बाहर नहीं जा पाती, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा जो होती है इनकी लंग के अंदर सिस्टम के अंदर रह जाती है। इस वजह से इसको इनकम्प्लीट वेंटिलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से इनके लंग्स जो होते हैं वो कभी भी जो होते हैं कम्प्लीटली वो नहीं हो सकते, कोलैप्स नहीं करेंगे या कुछ अमाउंट ऑफ एयर उसमें हमेशा रहेगी। उसके बाद लास्ट सवाल था पेनक्रियास हैज़ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन, तो ऐसा क्यों होता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी होगी पेनक्रियास की कि वो एक्सोक्राइन के तौर पे भी काम करे, एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करे। तो हम दोनों का बता दें कि ये एंडोक्राइन के तौर पे इस वजह से काम कर रहा होता है क्योंकि क्या सिंथेसाइज कराता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो कि रिलीज़ होता है ड्यूडेनम के अंदर, वहाँ पे जाके डाइजेशन कराता है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की, सबकी जो है वो डाइजेशन होती है इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं उससे। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है रिलीज़ होता है थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से पहुँचता है ड्यूडेनम के अंदर। ये जो सारा इसका डक्ट के ज़रिए से जो इसकी सेक्रीशन एक जगह से दूसरी जगह जारी होती है ये एक्सोक्राइन फंक्शन कहलाता है। इसी की मतलब इसी के अपोजिट तो नहीं बोलेंगे, मतलब इसके अलावा एक और इसका फंक्शन होता है एंडोक्राइन के तौर पे, यानी इस तरह की सेक्रीशन जो ये किसी डक्ट में रिलीज़ नहीं करेगा बल्कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है, जो कि होते हैं इसके हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इन दोनों का काम होता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में, यानी एक ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है, उसके लेवल को ब्लड में रेगुलेट कर रहे होते हैं इसके हार्मोन्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसके हार्मोन का फंक्शन आ जाता है। इस बेसिस पे इसका जो होता है एंडोक्राइन फंक्शन होता है। तो इसका आपने याद रखना है कि एक्सोक्राइन फंक्शन जो हो गया वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करना है जो कि डक्ट के ज़रिए से रिलीज़ हो रहा है ड्यूडेनम में, और इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है हार्मोन्स बनाना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं। यही होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या इस तरह के एक्सोक्राइन फंक्शन इसका यही हो जाता है और यही इसका रीज़न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके जो होते हैं सवाल हो जाते हैं रिक्वेस्टेड कंप्लीट। किसी को कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।